वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम आपको दूसरा चैप्टर शुरू करा रहे हैं जो कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स का पार्ट है। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। तो बच्चों ये मैनक्यू की बुक से लिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो बिहेव करती है। तो बच्चों सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इकोनॉमिक्स जो है, जैसे और सब्जेक्ट देखोगे जैसे कि फिजिक्स है या मैथ्स है, मैथ्स नहीं फिजिक्स है या बायोलॉजी है या और भी सब्जेक्ट्स है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स की भी लैंग्वेज होती है। जैसे इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है वो यूटिलिटी के बारे में बात करेगा, वो मार्जिनल के बारे में बात करेगा, वो कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करेगा, वो डेट वेट लॉस के बारे में बात करेगा, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करेगा, वो इकोनॉमिक लॉस के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉफिट के बारे में बात करेगा। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है जो धीरे धीरे करके आपको समझनी है। तो ये जो चैप्टर है वो आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे लेकर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मली ये कंफ्यूजन है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या साइंस नहीं है। हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने विचार देता है। तो यहां पर बुक में ये बताया हुआ है इकोनॉमिस्ट एज अ साइंटिस्ट, यानी कि यहां पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो भी साइंटिस्ट की तरह होता है। देखिए साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है। उसके लिए क्या होता है, मान लीजिए कोई थ्योरी है तो उस थ्योरी पर वो अपने कोई लॉ बनाता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, क्योंकि साइंस इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर वेरियस फैक्ट हैज बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्लासिफाइड किया जाता है और फिर एनालिसिस करके देन रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत भी जो साइंस में लॉ होते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किए जाते हैं सिस्टमेटिकल रूप से, उसके बाद उनको क्लासिफाइड किया जाता है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकाली जाती है। तो इस लिहाज से देखेंगे तो इकोनॉमिक्स को लोग साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन ये कहना कि इकोनॉमिक्स प्योर साइंस है वो भी गलत है, क्योंकि प्योर साइंस के जो लॉ होते हैं, अब देखिए जैसे ग्रेविटी का लॉ है वो पूरे विश्व पर लागू होता है, इंडिया में भी लागू होगा और चीन में भी होगा और अमेरिका में भी होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो उसके जो लॉ हैं वो पूरी दुनिया पे लागू नहीं होते और ना ही हर परिस्थिति में लागू होते हैं। इसलिए मोरलेस इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो सोशल साइंस। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज मैन, यानी कि इसका सब्जेक्ट मैटर इंसान है और इंसान का जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है। यानी कि ना तो उसके बिहेवियर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ना ही पूरी तरीके से इसको प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस की कैटेगरी में भी आता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें भी साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन, थ्योरी एंड मोर ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन का। देखिए इन्फ्लेशन की थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, और उस थ्योरी में किस तरीके से साइंटिफिक मेथड का यूज हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखा गया कि अगर आप नए प्रिंट नोट ज्यादा कर दोगे, प्रिंट न्यू नोट्स, ठीक है, तो जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन बताता है कि अगर गवर्नमेंट नए नोट जारी करती है तो जो प्रिंट है, तो जो प्राइस राइज है वो बढ़ जाएंगे। अब ये क्या है, हमने थ्योरी बना ली, ऑब्जर्वेशन के बेस पर थ्योरी बना ली। अब क्या होगा, कुछ लोग इस थ्योरी के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि अब क्या करेंगे लोग, ऑब्जर्वेशन के बाद डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, लोग आंकड़े इकट्ठे करेंगे, लोग अलग अलग देशों में जाएंगे, अलग अलग डेट्स के बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे। जैसे इंडिया में प्रिंट इंडिया के बारे में लेंगे कि कब कब इंडिया ने कितना कितना नोट इशू किया और उसका प्राइस पे क्या क्या असर पड़ा। तो पूरी तरीके से जो डेटा होंगे वो सिस्टमेटिकल डेटा होंगे, फिर उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाएगा, फिर उसको एनालिसिस किया जाएगा और फिर उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन निकाला जाएगा कि क्या ये जो थ्योरी है कि नए नोट छापने से प्राइसेस बढ़ते हैं वो सही है कि गलत है।
तो अगर गलत होगा तो नया ऑब्जर्वेशन निकाला जाएगा कि नहीं, इन परिस्थितियों में ये सही नहीं है, और अगर ये सही है तो इसको बताया जाएगा कि ये इन परिस्थितियों में सही है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लॉ बनते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में भी उन्हीं मेथड का यूज किया जाता है जो साइंटिफिक मेथड होते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स को हमेशा ये माना जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके की सोशल साइंस है, और इसमें मोरल साइंस भी यूज की जाती है, क्योंकि इसमें डेटा का पूरी तरीके से कलेक्शन किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, एनालाइसिस किया जाता है। इसके अलावा बच्चों हमारे इस पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल है। एजम्पशंस क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा। एजम्पशंस कैन सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए, कोई भी लॉ बनता है तो कोई भी लॉ बनने में एजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एजम्पशंस जो होते हैं इकोनॉमिक्स में, जितने भी लॉ होते हैं, आप जितने भी लॉ पढ़ोगे, चाहे आप सिंपल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लीजिए, या थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ लीजिए, या कोई भी थ्योरी पढ़ लीजिए, इवन इन्फ्लेशन थ्योरी पढ़ लीजिए, सारी की सारी थ्योरी जो है, सारे के सारे जो लॉ हैं, उनमें एजम्पशंस बेस्ड होते हैं। तो एजम्पशंस किस लिए लिए जाते हैं? ताकि जो कॉम्प्लेक्स डाटा हो, जो मुश्किल डाटा हो, जो समझने में जिन चीजों को मुश्किल आए, उनको आसान किया जा सके। मैं आपको 2 एग्जांपल देके समझा देता हूं बच्चों। एक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, जो हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, दूसरा लॉ ऑफ डिमांड है जो आपने पढ़ी है। तो इसलिए मैं आपको 2 ही एग्जांपल आपको देके बता रहा हूं। तो चलिए पहले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाती है, और प्राइस के घटने से क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, सबको पता होगा, सिंपल सा तरीका है। लेकिन इसमें हमने क्या माना है? इसमें हमने एज्यूम किया है दैट इनकम रिमेन सेम। इसमें हमने ये एज्यूम किया है दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम। इसमें हमने एज्यूम किया है दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन सेम। तो ये जो एजम्पशंस है, मैं यहाँ पे एग्जाम, देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा हमें ये पता करना है कि प्राइस का असर क्वांटिटी पे क्या पड़ता है, इसलिए बाकी की सब चीजों को हम क्या मान लेते हैं? सेम मान लेते हैं। तो ये हमारी एजम्पशन हुई। तो ये हमने किस लिए माना है बाकी की सेम? क्योंकि अगर हम इसको सेम नहीं मानोगे तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आएगा। क्योंकि हो सकता है प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी भी बढ़ जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम उस प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ जाए जिस प्रोपोर्शन से प्राइस बढ़ा है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज हो गई ना ये पूरी की पूरी चीज। तो इसलिए अपने इस लॉ को सिंपल बनाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो सेम रहेगी। इसीलिए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। देखिए, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मैं आपको कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के बारे में बता देता हूं। उसमें बताता है कि 2 देश अगर 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो कम एफिशिएंट कंट्री है उसको भी इंटरनेशनल ट्रेड करने से फायदा होगा। यानी कि यहां पे ये पूरी की पूरी थ्योरी अगर हम समरी में बताने की कोशिश करें तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इंटरनेशनल की एक थ्योरी है, वो बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना कम कुशल यानी कि कम एफिशिएंट देश के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये हमारी थ्योरी है। अब इसमें हमने क्या माना है? जब ये थ्योरी डेवलप करते हैं, हम ये मानते हैं कि 2 कंट्री हैं जो 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं और 2 ही फैक्ट्री यूज कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखोगे तो गुड्स 2 से ज्यादा हैं, फैक्ट्री भी 2 से ज्यादा हैं, गुड्स भी 2 से ज्यादा हैं। लेकिन पूरी की पूरी थ्योरी में मेन मुद्दा यह है कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड करने से फायदा होता है या नुकसान होता है। तो थ्योरी का फोकस केवल इसी बात पे रखा जाए कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से फायदा या नुकसान होता है। हमने बाकी की सब चीजों को हमने एज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट है, यानी कि हमने सिंपल 2 देश लिए, 2 गुड्स ली और 2 फैक्टर लिए, और ये पता करने की कोशिश की कि जो एजम्पशंस है वो सही है कि गलत है। हालांकि जो कंपैरेटिव थ्योरी है उसमें तो केवल लेबर को ही और फैक्टर माना जाता है, तो वो खैर अलग मुद्दा है। लेकिन हम बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि एजम्पशंस का रोल क्या है। इसके अलावा बच्चों आपने कई बार आप सुनोगे इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, कई बार आपके सामने वर्ड आएगा इकोनॉमिक मॉडल, आप जब आगे आगे पढ़ना शुरू करोगे। तो बच्चों मैं आपको वैसे बता देता हूं मॉडल टर्मिनोलॉजी क्या। देखिए, जैसे कोई मान लीजिए बिल्डिंग बनाई जाती है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मॉडल बनाया जाता है, जो हो सकता है प्लास्टिक का हो या उसी तरीके का हो, ताकि पता रहे किस तरीके की बिल्डिंग बनने वाली है। इसी तरीके से मान लीजिए आप दांतों के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको दांतों का मॉडल बता के दिखा देगा, या आप किसी मान लीजिए कोई साइंस टीचर है तो वो बॉडी ले आता है, बॉडी का मॉडल ले आता है, ताकि लोगों को एहसास करा सके कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स कहां कहां हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कैसे होते हैं इकोनॉमिक्स के मॉडल? या तो वो डायग्राम में होंगे या इक्वेशंस में होंगे। मैं आपको बता देता हूं डायग्राम में कैसे मॉडल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने माना कि एक इकोनॉमी में अपने पूरे रिसोर्सेज, पूरे मतलब इकोनॉमी जो है वो अपने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज कर रही है, हमने मान लिया, ठीक है। तो हम कैसे मॉडल बनाएंगे? हमने यहां पे लिखा एक्स गुड्स, यानी कि हमने ये मान लिया कि इकोनॉमी 2 ही गुड्स बना रही है, और वाई गुड्स।
ठीक है, और हमने एक पीपीसी ड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो गया, यानी कि ये बाउंड्री हो गई, और इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब के सब दिखा रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाउंड्री पर जो भी पॉइंट है, यानी कि एक तरीके का ये मॉडल हो गया, ये इकोनॉमी को दिखाने के लिए मॉडल है। ये क्या दिखा रहा है, इकोनॉमी में 2 ही गुड्स बन रही हैं, ये हमने एजम्पशन ले लिया ताकि हमारा एनालिसिस सिंपल रहे, और 2 गुड्स बनने के साथ साथ ये बाउंड्री है, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर इस बाउंड्री पे होगा तो ये दिखा रहा है कि हमारे रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या है, डायग्राम इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। मैं ये बच्चों 12th वाले एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि अभी आप नए हो सकता है आपको ये सारी बेसिक नॉलेज अभी एडवांस लेवल पे ना हो, इसलिए मैं आपको बेसिक बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे आपने बजट लाइन की क्वेश्चन पढ़ी होगी, m = px qx + py qy। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मॉडल क्या बता रहा है या ये क्वेश्चन क्या बता रही है कि हमारी इनकम का सारा हिस्सा या तो हम एक्सपोर्ट्स पे खर्च करते हैं या वाई गुड्स पे खर्च करते हैं। तो ये भी एक तरीके का इकोनॉमिक इक्वेशन हो गई, जो या मॉडल हो गया जो इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से बच्चों इकोनॉमिक्स में हम आगे डील करते हैं। अब आपकी जो इस बुक है उसमें 2 मॉडल दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला आपने पढ़ना है प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो, और दूसरा आपको पढ़ना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो वो मैं आपको अलग वीडियो बना के समझा दूंगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।